Yes, students, good afternoon. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिलेटेड और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी हम लोगों ने पढ़ा, राइट। सो प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका। अब हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आ जाता है इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम elasticity of demand. ओके, यहाँ पे अब जो वेरिएबल है वो है इनकम और डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड? क्वांटिटी डिमांड और इनकम का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन है कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर अगर इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, एक्सटेंड प्रपोर्शन चेंज कितना हो रहा है वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे चीज क्या होगी कि अगर मेरी 10% इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंटेज बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। तो इसकी फॉर्मूला आ जाती है proportionate change in quantity demanded upon proportionate change in income of consumer. Okay, for example, if income of a consumer increases by 10%, okay, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, और उसी की वजह से, क्योंकि इनकम क्या है यहाँ पे, इट्स अ कॉस्ट, उसका इफेक्ट किस पे आएगा, डिमांड पे। क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज। सो दिस इज द इफेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल 5% क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम थी 10,000, ठीक है। तो मेरी इनकम कितनी हुई, चेंज हो गई, 10% बढ़ गई। तो 10% बढ़ गई मतलब सीधी सी बात है 11,000 हो गई। पहले मेरी इनकम 10,000 थी, फिर मेरी इनकम 11,000 हो गई, 10% बढ़ी। और मैं ये इनकम इधर में लिखती हूँ, और क्वांटिटी डिमांड मैं पहले कर रही थी फॉर एग्जाम्पल 500 यूनिट्स की, लेकिन अब मेरी क्वांटिटी डिमांड 5% बढ़ गई। तो 500 का 5% क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। सो 525 यूनिट्स की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे चेंज आया 10% का, यहाँ पे चेंज आया कितना, 5% का, समझे। तो इस वजह से ऐसे कंसेप्ट को हम लोग क्या टर्म करते हैं, एज अ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 50 यूनिट्स हो, या ऐसा भी हो सकता है ये 5 यूनिट्स की जगह पे 10% डिमांड बढ़ गई, तो फॉर एग्जाम्पल 550 यूनिट्स की डिमांड, या फिर 15% डिमांड बढ़ गई, 12% डिमांड बढ़ गई, 15, 20, कुछ भी हो सकता है। या मेरी इनकम में 20% चेंज आया। मतलब काट छाट के जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो ये पढ़े कि कितना प्रपोर्शनेट चेंज हो रहा है इनकम में कंज्यूमर की, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड का प्रपोर्शनेट चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट कैन बी कॉल्ड एज अ इनकम इलास्टिसिटी। इसी को हम लोग एज अ डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to proportionate change
in quantity demanded with respect to proportionate change in income of consumer. ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज अ डिफाइन, एक्चुअली पूरी क्लियर दिखाई दे रही है ना हर किसी को? नहीं, थोड़ी सी कट रही है, एक सेकंड। हाँ अब ठीक है, अब सही है। हाँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 10%, ठीक है। So this is the definition. Income elasticity of demand refers to proportionate change in quantity demanded with respect to proportional change in income of consumer. So ये basic concept जो है income elasticity का, वो तो complete हो गया। So definition, formula, example, that's it. और हाँ एक और चीज, income elasticity को हम लोग डिनोट करते हैं EY से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमिक्स में इनकम को जो कंसीडर किया जाता है वो एज अ वाई कंसीडर किया जाता है। आप इवन 12th में भी सीखोगे, या इवन नेशनल इनकम और ऐसे सब कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो भी इनकम को हमेशा वाई कंसीडर करते, आई कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी को डिनोट करना हो तो ई वाई, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो हमारा आंसर आए, तो जैसे यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1/2 इक्वल्स टू 0.5 जितना, तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी क्या है, 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर को देख करके क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर एवरीवन दिस कंसेप्ट, इनकम इलास्टिसिटी? यस एवरीवन, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ कंफ्यूजन या कुछ डाउट, कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। एक बार देख लो फिर से, एक बार कंसेप्ट इजी है, वैसे कुछ है नहीं, प्राइस की जगह पे इनकम। हाँ एक क्वेश्चन मेरा, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, ऊपर भी प्लस लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों डिमांड बढ़ेगी तो वो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। हाँ हाँ हाँ, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, यहाँ पे ऐसा, क्योंकि इनकम कॉज है, डिमांड इफेक्ट है। मैंने आपको उसमें भी बताया था प्राइस इलास्टिसिटी में हमेशा जो इसको रीड किया जाता है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर रीड किया जाता है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि डिमांड बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। इनकम कितनी बढ़ रही है तो डिमांड कितने परसेंटेज बढ़ेगी, ठीक है। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Types of income elasticity of demand। अब ये जो टाइप्स है इसके अंदर टोटल 3 है। सबसे पहला पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड नेगेटिव income elasticity of demand, and the third one zero income elasticity of demand, ठीक है। ओके, 3 टाइप्स इसके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव के अंदर फिर से 3 है यहाँ पे,
सबसे पहले तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी हम समझ लेते हैं, उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा ना भाई 10% चेंज आ रहा है इनकम में, प्रोपोर्शनल चेंज 10% जितना है और जिसकी वजह से 5% चेंज आ रहा है डिमांड में, ठीक है। तो दिस इज अ पॉजिटिव, ये ऊपर नीचे क्या हो रहा है पॉजिटिव, या तो क्या होगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन ऐसी लगेगी, क्योंकि दोनों क्या है इनकम और डिमांड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस वजह से यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहेगा पॉजिटिव, क्योंकि इसको कट करके भी आंसर हमारा क्या आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी 10% इनकम कम हो गई, ठीक है, और फिर क्या हुआ मेरी उस वजह से 5% डिमांड कम करनी पड़ी, तो ऐसा हो सकता है। आंसर हमारा क्या है भाई, आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जनरली इसको क्या कंसीडर किया जाता है एज अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखते हैं। अब यहाँ पे इसके है 3 टाइप्स। सबसे पहला भाई आंसर यहाँ पे जो आ रहा है या तो वो 1 आएगा, या तो वो मोर देन 1 आएगा, या तो वो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। सो या तो ग्रेटर देन 1 को ना यहाँ पे यूनिटी लिखा है, यूनिटी का मतलब 1, ठीक है। या तो ग्रेटर देन 1, या तो लेस देन 1, लेस देन यूनिटी, और या तो इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इनकम हो रही है वो फॉर एग्जाम्पल 10% चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन डिमांड क्वांटिटी डिमांड ज्यादा परसेंटेज चेंज हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल 20%, या मेरी इनकम 10% कम हो गई और मैंने 20% अपनी डिमांड को कम कर दिया, घर के खर्चों पे और इस सब चीजों पे कंट्रोल कर दिया, तो ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन हो जब क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा प्रोपोर्शनल चेंज आ रहा हो कंपेयर टू किससे, इनकम ऑफ कंज्यूमर से, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर में कम प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा प्रोपोर्शनल, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी। फिर लेस देन 1 में फॉर एग्जाम्पल इनकम 10% चेंज हो रही है और क्वांटिटी डिमांड 5% चेंज हो रहा है, 2% चेंज हो रहा है, ऐसा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.5, तो दिस इज लेस देन 1, ठीक है। जहां पे इनकम ऑफ अ कंज्यूमर में ज्यादा प्रोपोर्शनल चेंज देखने को मिल रहा है और क्वांटिटी डिमांड में कम, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, कोई इतना वो नहीं है। और यहाँ पे इक्वल्स टू 1 में क्या होगा सेम, जिस प्रोपोर्शनेट चेंज, जितना प्रोपोर्शन इनकम ऑफ कंज्यूमर का इंक्रीज हो रहा है सेम एज इट इज डिमांड भी उतने परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। 10% अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाता है तो सामने जो डिमांड हो रही है वो भी 10% राइज हो रही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 1, ठीक है। सो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसी को मैं एग्जांपल तरीके से बता रही हूँ। और यहाँ पे लिखेंगे कैसे, जैसे ये ग्रेटर देन यूनिटी है, ग्रेटर देन 1 है इलास्टिसिटी, तो इसमें लिखा जाएगा कि व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन और मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइट। फिर सेकंड में लेस देन 1 है, लेस देन 1 में हम लोग क्या लिखेंगे व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द income of a consumer. And the third one, when proportionate change in quantity demand is equals to proportionate change in income of a consumer is called
इक्वल्स टू यूनिटी इक्वल्स टू 1 इलास्टिसिटी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है हर किसी को? यस और नो? यस आ रहा है समझ में? Yes, कंसेप्ट इजी है ना, ज्यादा तो वो नहीं है ना। आपको पता है मेरा एक स्टूडेंट है, वो कोई भी कंसेप्ट से इजी होता है ना तो बोलता है पानी है पानी एकदम। तो आपको कैसा लग रहा है ये कंसेप्ट? पानी जैसा लग रहा है? पानी है भाई एकदम। हाँ, आपको कैसा लग रहा है कंसेप्ट? पानी जैसा नहीं लग रहा? बताओ, बोलो यार। नहीं लग रहा तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, और लग रहा है तो बता सकते हो। यस, टेल मी। हाँ, क्या लग रहा है ये कंसेप्ट इजी है कि नहीं, कि हार्ड है? मैम इजी है। इजी है, इजी है, इजी एकदम पानी। ठीक है, अब देखो इसमें ना आपके बुक के अंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं की है, बट मैं ना आप लोगों को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके दिखा रही हूँ। टेबल और हम लोग ग्राफ प्रेजेंटेशन करेंगे ताकि आपको और ज्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। तो अभी जैसे ग्रेटर देन 1 है ना, फिर लेस देन n है, फिर इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर इतने स्पेस में मैं आपको एक एक का सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब जैसे हम लोग टेबल लेते हैं, इनकम और डिमांड। ठीक है, अब इनकम यहाँ पे 10% है, तो पहले मैं इनकम रख रही हूँ अपनी, फॉर एग्जाम्पल 1000। ठीक है, हमारी इनकम कितनी है? 1000। इनकम इंक्रीज हुई 10%, मतलब ये हो गई 1100। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड थी पहले फॉर एग्जाम्पल 20 यूनिट्स की, और क्वांटिटी डिमांड अब यहाँ पे बढ़ गई एज अ 20%। तो 20 यूनिट्स का अगर हम लोग 20% करेंगे, 10% मतलब 2, और फिर 20% मतलब 4, मतलब कितनी यूनिट्स हो गई? 24 यूनिट्स। सो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 20% डिमांड, और यहाँ पे इनकम जो हुई है वो हुई है 10%। ठीक है, अब इसी को हम लोग एज अ ग्राफ में भी प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे लिख एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे है मैं 500 जितना ले रही हूँ, 500, 1000, 1500। ठीक है, ऐसे इतना ले रही हूँ मैं। ठीक है, शॉर्ट में। और यहाँ पे यूनिट्स में भी मैं 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ऊपर लिया मैंने इनकम और यहाँ पे लिया मैंने डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 पे कितने यूनिट्स की डिमांड थी? 20 यूनिट्स की। ठीक है, और जैसे ही हमारी इनकम 10% बढ़ गई, 1100 हो गई। 1100 मतलब यहाँ पे, और डिमांड 24 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारी एक पॉइंट आई और ये हमारी एक पॉइंट आई। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, ये स्लोप। सो दिस इज अपवर्ड स्लोप, और ये है हमारा ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब आप देखो, आप इनकम में चेंज देखो और आप डिमांड में चेंज देखो, है ना? इनकम में 10% चेंज हो रहा है, जबकि डिमांड में 20% चेंज देखने को मिलता है। सो क्लियर, समझ में आ रहा है एवरीवन? बताओ यस और नो? एकदम क्लियर? यस मैम। ग्राफ अच्छे से दिख रहा है सबको क्लियरली कि ब्लर दिख रहा है? क्लियर है मैम। क्लियर है एकदम?
ठीक है, यस चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हमारा नेक्स्ट है लेस देन 1। ठीक है, अभी इनकम को मैं उतना ही रखती हूँ 1000 और इनकम 10% बढ़ गई, मतलब 1100 बढ़ गई। ठीक है, और डिमांड को मैं उतना ही रखती हूँ 20। ठीक है, और 5% ही डिमांड बढ़ी है, मतलब क्या हो गया 21, क्योंकि 20 का 5% 1 होगा। ठीक है, 1 इंक्रीज हो रहा है तो 21 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ 5% और यहाँ पे इंक्रीज हुआ 10%। और फिर इसकी करो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, 500, 1000 और 1500। यहाँ पे भी 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, अभी 1000 जब हमारी इनकम थी तो क्वांटिटी डिमांड था 20। ठीक है, और जब ये बढ़ गया 10% हमारी इनकम बढ़ गई, मतलब हमारी इनकम हो गई 1100। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड हो गई 5% खाली बढ़ी। ठीक है, तो 5% मतलब 21 हुआ खाली। ये है 21। देखो लेस देन 1 में आपका किसमें ज्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, इनकम में। और आप डिमांड में देखो, है ना, डिमांड में सिर्फ 5% चेंज आ रहा है और इनकम ऑफ अ कंज्यूमर में 10% चेंज आ रहा है। तो आपको ये दिख रहा है इसके हिसाब से। और हमारा कर्व कैसे जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो ये हमारा डिमांड। ठीक है, अब ये आप मुझे बताओ, हम लोग तो डिमांड को ऐसे करते आ रहे हैं, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है मेरे को? यहाँ पे इनकम बढ़ी है अपवर्ड इसलिए। स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि क्या, इनकम है ना बढ़ी है हमारी, हाँ इनकम बढ़ी है हमारी, ठीक है, तो इसीलिए। डिमांड भी तो बढ़ रही है, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। जब भी कोई दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, तो उसका कर्व जो जाता है वो अपवर्ड स्लोपिंग जाता है। और जो भी दो वेरिएबल्स का अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होता है ना, तो उनका जो कर्व बनता है वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, समझे? क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आना ही आना है। और यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग देखो, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है, तो इस वजह से वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो ये लेस देन 1 का हो गया। अभी हम इक्वल्स टू 1 इसका पढ़ते हैं। इनकम डिमांड, ठीक है, इनकम 1000, ये 10% बढ़ गई, डिमांड 20 थी 22 हो गई, डिमांड भी 20 मतलब 10% जितनी बढ़ी। अगेन 500, 1000, 1500। ठीक है, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25। ओके, अभी सेम एज इट इज 1000 पे 20 ले जाऊं, और देखो अभी 1100 पे मेरे को 22 पे करना पड़ेगा। ये 1100 और ये 22। आप अब देखो प्रपोर्शन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना? अब देखो दोनों तरफा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर देखो और डिमांड देखो, दोनों में सेम प्रपोर्शन चेंज आपको देखने को मिलता होगा, दोनों, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी 10% चेंज आया है
और यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांड में 10% जितना चेंज आया है ना। सो ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1। एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अभी ये कंसेप्ट पॉजिटिव वाला तो खत्म हो गया, वो वाला साइड सब कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड कम होगी, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव। बट ये नेगेटिव रिलेशन कौन से टाइप ऑफ गुड्स में देखने को मिलता है, क्या आपको पता है? विच टाइप ऑफ गुड्स? सोचो सोचो। जब इनकम ऑफ अ कंज्यूमर बढ़ेगी, वैसे तो पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और डिमांड का, डिमांड ऑफ द गुड्स का, बट नेगेटिव इलास्टिसिटी कैसे हो सकती है कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर बढ़े और क्वांटिटी डिमांड से फॉर एग्जांपल कम हो जाए? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बदल देना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो कैसा क्वालिटी प्रोडक्ट? मतलब पहले हम लोग है ना 20 किलो वाला चावल लेते थे, फिर 40 या 80 जो भी। अच्छा, मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही है लेकिन लोग वो जो गुड्स डिमांड कर रहे थे पहले, अब उसकी डिमांड उन्होंने कम कर दी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन से ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें ऐसा नेगेटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी देखने को मिलता है? मींस व्हिच टाइप ऑफ गुड्स आर हैविंग द नेगेटिव रिलेशन विद द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर? आई एम आस्किंग दैट। हम लोग पढ़ते हुए आए ये कंसेप्ट, हमने कंसेप्ट पढ़ा था गिवन गुड्स का, याद है सबको? इंफीरियर क्वालिटी गुड्स पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? गिवन गुड्स, या हम बोले उसको इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। ये कंसेप्ट पढ़ा था आपने ने, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही इनकम ऑफ अ कंज्यूमर अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस? क्योंकि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे ही क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाता है गिवन गुड्स के लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए कम हो जाता है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, खाली यहाँ पे क्या लिया हुआ है? प्रोपोर्शनेट चेंज लिया है। इफ 10% change is there in the income of a consumer, so वो 10% चेंज की वजह से गिवन गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड है वो 5% कम हो गई, जैसे ही लोगों की 10%, 20% इनकम बढ़ने लगी। तो अभी हम लोग वही कंसेप्ट को खाली क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट चेंज में पढ़ रहे हैं, समझे? है कंसेप्ट वही कि देयर इज अ इनडायरेक्ट और अ नेगेटिव रिलेशन। So this type of concept can be termed as a negative income elasticity. समझे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर बढ़ रहा है, बट द क्वांटिटी डिमांड रेट कितना कम हो जा रहा है इंफीरियर गुड्स का। यहाँ पे कौन से गुड्स आएंगे? इंफीरियर गुड्स। और फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर कम हो रही है, so for example 5% demand, quantity demand for inferior goods बढ़ जा रहा है, so 10% इनकम ऑफ कंज्यूमर कम हुई, सामने ही क्या हुआ? इंफीरियर गुड्स की 5% जितनी डिमांड बढ़ गई, या 10% या 15% या 20%, whatever। तो ये कंसेप्ट को हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। So this is a very basic concept। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट कंसेप्ट पे, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो जीरो इनकम इलास्टिसिटी का यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। तो वो कब आएगा भाई? प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर में तो दिख रहा है भाई, 10% इनकम बढ़ गई, लेकिन जो कंज्यूमर है
उसकी इनकम बढ़ने के बावजूद भी वो अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर रहा है। तो जितनी पहले उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 20 यूनिट्स ले रही थी, तो वो पहले 20 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था, तो अभी भी वो 20 यूनिट्स की ही डिमांड कर रहा है, समझे। भले ही उसकी इनकम 1000 रुपए में से 1100 हो गई है, 1200 हो गई है, 1300, 1500 जितनी हो गई है, बट जो उसकी डिमांड है पहले थी जो 20 यूनिट्स की, वो अभी भी उतनी है। So there is no change, no proportionate change in the quantity demanded of the goods. समझे? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0% change. So ये किसमें देखने को मिलता है? मैं एग्जांपल बता सकती हूँ। एकदम लो प्राइस गुड्स जो होते हैं ना, जैसे स्टेपलर पिन्स, ठीक है, मैच बॉक्स, ऐसी सब चीजें। अब जितना इंसान को कंज्यूम करना है वो उतना ही करेगा, पहले जितना कर रहा था अभी भी उतना ही करेगा। क्यों? भले ही उसकी इनकम बढ़ता है, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे छोटे मोटे गुड्स है जिसपे जो कंज्यूमर स्पेंड करता है वो अपने इनकम का बहुत लेस प्रोपोर्शन स्पेंड करता है। तो ऐसे सारे गुड्स में हमेशा जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही देखने को मिलता है। या काफी बार कोई कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना, जैसे मिल्क, तो मिल्क का प्रपोर्शन जितना उनको पहले चाहिए था अभी भी उतना ही चाहिए, क्योंकि उनकी हैबिट है, रोज वो इतना दूध तो लेते ही लेते हैं, तो उनकी डिमांड में चेंज नहीं है, भले उनकी इनकम बढ़े या उनकी इनकम कम हो जाए, समझे। तो काफी सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो अपनी डिमांड को चेंज नहीं करते हैं। भाई पहले भी वो 1 लीटर 2 लीटर ही दूध खरीदते थे, अभी भी अगर उनकी इनकम लॉकडाउन हो गया या फिर भाई उनकी इनकम बढ़ भी गई तो भी वो लोग 2 लीटर ही खरीदेंगे, क्योंकि उनके घर में उतना ही चाहिए। तो ऐसे सब टाइप अगर होता है, ऐसी सब सिचुएशन होती है, तो क्या देखने को मिलता है? जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे नो चेंज, नो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स, बट इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंजेस, ठीक है। So this type of concept can be termed as zero income elasticity of demand. So clear everyone? समझ आ गया सबको अच्छे से सारी चीजें? थ्री टाइप्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव के अंदर 3, मतलब काट के तो हो ही गए ना 5, 1 2 3, नेगेटिव 4 और जीरो इनकम इलास्टिसिटी 5। ओके, सो एनी डाउट एनीवन? किसी को कुछ नहीं समझ आया हो? यश, दिशा, आदित्य, करण। करण तो दो करण है, Yes. करमप्रीत, हृदय, सबके नाम लूंगा, सबके नाम लर्न करने पड़ेंगे मेरे को। आपको पता है सबसे बड़ी मेरी नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेरे को किसी का नाम याद ही नहीं होता है। मैं आपको देखूंगी भी, सब कुछ करूंगी ना, तो भी मेरे को नाम याद नहीं होगा, भूल जाती हूँ नाम। यश, नकुल, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. मैम ये संडे को क्या एग्जाम में क्या होगा, मतलब क्या सम्स और वैसे क्या क्या पूछेंगे? आपने जो पीडीएफ सम्स भेजी है। नहीं आते हैं, सम्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, सम्स आते नहीं है गुजरात बोर्ड, सम सीबीएसई में आते हैं एक्चुअली, बट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कि भाई आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, इस वजह से मैंने सम्स करवाए थे। ना तो आपके बुक में ना, देखो अभी भी जैसे मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करवाया, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके बुक में है ही नहीं इनकम इलास्टिसिटी, ये तो मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी हो। प्लस जो प्राइस इलास्टिसिटी में मैंने करवाया था ना लास्ट लेक्चर में, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, बस उसी के अंदर ग्राफ्स है, और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ग्राफ है, और वो उसमें इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड में है, प्लस एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में है, एक ही ग्राफ, बस वो एक ही लॉ ऑफ डिमांड में हम कैसे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही दिखा देते हैं,
और उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, जिसमें अपनी लाइन हॉरिजॉन्टल बनती है और फिर हम लोग दिखाते हैं एक साइड इंक्रीज एक साइड डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट तरीके से। तो बस इतने कंसेप्ट में आपकी ग्राफ्स है और प्राइस इलास्टिसिटी वाले जो टाइप्स थे 5 जो मैंने आपको करवाए थे, रेड, बीट, यूईडी यूनिटरी इलास्टिसिटी, फिर पीआईईडी और पीईडी, टोटल 5। ग्राफ्स भी आएंगे। हाँ, ग्राफ्स तो बनाने पड़ते हैं इकोनॉमिक्स में, डिमांड चैप्टर में ग्राफ्स तो बनाने। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंसेप्ट मैं पूछूं भाई एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप कैसे चलना है भाई। फर्स्टली आपने लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन उसका प्रिंसिपल पूरा लिखा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में। फिर हु हैज गिवन दिस प्रिंसिपल, सो यू हैव टू राइट दैट पॉइंट। फिर उसके बाद यू हैव टू राइट अजम्पशन, ठीक है, जो अजम्पशंस थे, उस अजम्पशन के बाद आपको टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल को ही आप क्या करोगे, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल प्रेजेंट करोगे, और जो ग्राफ आपने बनाया उसको 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन कर दोगे नीचे कि ग्राफ में क्या दिख रहा है। इट्स अ डिमांड कर्व है हमारा, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, why downward sloping, because it is having actually the negative relation between the price and demand, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक्सप्लेन करना होता है ग्राफ को ही 4-5 लाइन में, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट पूरा होना चाहिए तो जाके आपको फुल आउट और फुल मार्क्स मिले, ठीक है। या आपसे अगर भाई जैसे एक्सेप्शन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द डिमांड, तो जितने एक्सेप्शन, 4 एक्सेप्शंस थे 3 मार्क में पूछे हैं, तो यू हैव टू राइट ऑल 4। मेरे हिसाब से भाई गुजरात बोर्ड में हो तो देखो थोड़ा लेंथ मेंटेन करना पड़ेगा। और अभी से ही मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, आप पेपर दो, जिसकी जहां पे जो मिस्टेक होगी ना मैं पर्सनली आपको लेक्चर में बताऊंगी, ताकि आप अभी से ही ऐसा सोच लो कि हम लोगों को ना 12th की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में प्रेजेंटेशन होना, आंसर को कैसे लिखा जाता है, और ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट्स। इस चीज को थियोरी, चाहे आप बीए ले लो चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लो, आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखने का, पैराग्राफ में लिखने की हैबिट छोड़ो, पहली चीज। दूसरी चीज, नीटनेस रखो अपने राइटिंग में। और तीसरी चीज, थोड़े लेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो ग्राफ्स वगैरह बनाते हो उसको पेन से नहीं, उसको पेन से